मेरे बहुत ही प्रिय श्रोताओं का मैं एक मरतबा फिर हार्दिक अभिनंदन भी करना चाहूँगा और इस एपिसोड में उनका स्वागत भी। श्रोताओं, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आप में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे किसी एपिसोड को देखने के बाद में अपनी तरफ से उसको अप्रिशिएट करना कभी नहीं भूले। मुझे अच्छी तरह से याद पड़ता है, हमारे कल्याण सिविल बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री सुदेश गायकवाड़ ने जब भी कोई एपिसोड देखा वेरी नाइस कह करके मुझे प्रोत्साहित किया। कोर्ट में जिन लोगों से मेरा परिचय है उनमें से श्रीमती ज्योति सेठा भी, जो हर बार गुड मॉर्निंग सर, आई लाइक्ड इट वेरी मच। तो ये जो आपके प्रोत्साहन देने वाले शब्द हैं, आपके ये जो यूँ कह लीजिए कि रेस्पॉन्सेस हैं, दे कीप मी गोइंग with the grace of Him, the Almighty. I continue with this endeavor of mine in order to share with you whatever knowledge of law I have. आज के दिन श्रोताओं जिस विषय पर बात करनी है वो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स की एक ऐसी स्टेज है जिसको आम तौर पर सभी लोग इग्नोर कर देते हैं। इस बात को समझते चलिए कि दावे की शुरुआत प्लेंटिफ के वादपत्र से होती है जिसे प्लेंट कहा जाता है। मुझे अपने प्रतिस्पर्धी के बारे में क्या शिकायत है, उस शिकायत का वर्णन मैं अपने वादपत्र में करता हूँ। इस वादपत्र के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। कानूनी बारीकियों में जाने से थोड़ा कतरा रहा हूँ क्योंकि हमारे आम श्रोताओं को इन कानूनी बारीकियों से कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन बहरहाल हमारे वकील वर्ग को ये अच्छी तरह से पता है कि प्लेंट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और इसी प्लेंट को हमारी मराठी भाषा के अंदर में वादपत्र कह लेते हैं, दावा भी कहते हैं। फिरियादी पक्ष की तरफ से या प्लेंटिफ की तरफ से जो शिकायत कोर्ट में दर्ज कराई गई उसे भी आप प्लेंट का नाम दे दें तो कोई गलत ना होगा। तो इस वादपत्र के दाखिल हो जाने के बाद में प्रतिपक्ष के लिए ये मौका होता है कि वो अपनी बाजू कोर्ट के सामने रखे और डिफेंडेंट की तरफ से प्लेंट के जवाब में जो बात रखी जाती है वो रिटन स्टेटमेंट के स्वरूप में होती है। इसी रिटन स्टेटमेंट को मराठी भाषा के अंदर में कैफियत कहते हैं और वादपत्र और कैफियत ये दोनों जब कोर्ट के सामने आ जाते हैं तब कोर्ट को ये पता चलता है कि दोनों के बीच में वाद विवाद किन मुद्दों पर है और विवादित मुद्दे उपस्थित करना कोर्ट की अपनी जवाबदारी है सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 14 रूल 1 के हिसाब से। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ अपने आप में एक ऐसी स्टेज जिसको जनरली हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। समझा जाता है कि ये तो कोर्ट का काम है और कोर्ट ने करना है और वकील लोग जो हैं यूँ कह लीजिए कि कहीं अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से इस स्टेज पर कतरा भी जाते हैं कि अल्टीमेटली कोर्ट के करने के काम को हम क्यों करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, इश्यूज़ फ्रेम करना कोर्ट की अपनी ज़िम्मेदारी है, कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम कर ही देगा। आपके वादपत्र को देखकर, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट को कंसीडर करके। लेकिन ये जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं ये इश्यूज़ दे आर पिवोटल फॉर अ जस्ट एंड फेयर डिसीजन ऑफ द सिविल सूट। अगर कहीं इश्यूज़ के फ्रेम में चूक हो गई, जो मुद्दे उपस्थित किए जाने चाहिए थे वो मुद्दे उपस्थित ही नहीं किए गए और कुछ और प्रकार के मुद्दे उपस्थित कर दिए गए, अब इसमें नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली पार्टीज़ विल हैव टू सफ़र। अगर समझ लीजिए जो वादातीत मुद्दे उपस्थित किए जाने थे वो उपस्थित किए ही नहीं गए और ट्रायल की समाप्ति पर किसी भी पार्टी का लक्ष्य इस तरफ नहीं गया, अल्टीमेटली प्लेंटिफ विल सफ़र। या कहीं इस बात का भी इम्कान है कि कुछ एक केसेस के अंदर में इवन डिफेंडेंट में सफ़र। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफेंडेंट ने अपने रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से कहीं लिमिटेशन का मुद्दा उपस्थित किया, कहीं कोर्ट फी का मुद्दा उपस्थित किया, कहीं कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का मुद्दा उपस्थित कर दिया, या अपनी कोई केस इस तरह से प्लीड की जिसके चलते कोई मुद्दा कोर्ट में उपस्थित होना चाहिए था और वो उपस्थित होने से रह गया। तो ऐसे में कहीं डिफेंडेंट की भी जवाबदारी बन जाती है कि जिस प्रकार का डिफेंस लेकर के वो कोर्ट के सामने आया है और उस डिफेंस के अनुकूल अगर कोई मुद्दे कोर्ट ने उपस्थित करने चाहिए थे और नहीं किए हैं
तो डिफेंडेंट अपने तौर पर जो है कोर्ट के निर्देश में ये बात लाए कि भैया ये मुद्दे उपस्थित किए जाने थे और नहीं किए गए हैं। हमने माना कि इश्यूज़ कैन बी रिकास्टेड, इश्यूज़ को तब्दील किया जा सकता है, पुराने इश्यूज़ को डिलीट करके नए इश्यूज़ भी फ्रेम किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज अगर समझ लीजिए ट्रायल के पहले ही कंप्लीट हो जाए तो आई बिलीव नथिंग लाइक दैट। एक मरतबा ट्रायल शुरू हो गया, एविडेंसेस रिकॉर्ड करने का अमल अपनी जगह पर शुरू हो चुका और उसके बाद में आप कोर्ट से कहें कि अभी इश्यूज़ में तब्दीली करें, पुराने इश्यूज़ की जगह पर कोई नए इश्यूज़ फ्रेम कर दें, ये अपने आप में एक एक्सरसाइज होती है। अब कोर्ट अगर समझ लीजिए इस नतीजे पर पहुंचता है कि आपने जो इश्यूज़ सजेस्ट किए हैं उनका फ्रेम करना आवश्यक है, तब तो कोर्ट इश्यूज़ फ्रेम कर देगा। लेकिन अब वो ट्रायल जो शुरू हुआ था उसको कहीं फिर आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे, कहीं ऐसा होगा कि नए इश्यूज़ को लेकर के कोई फ्रेश एविडेंस देने वाली बात आ गई तो फिर आपका दावा प्रलंबित हो जाता है। जो नए इश्यूज़ फ्रेम किए हैं कोर्ट ने पुराने इश्यूज़ की जगह पर, उनको लेकर के एविडेंस तो देने की अनुमति दोनों पक्षों को दी जाएगी। तो पहले जो एविडेंस रिकॉर्ड हो गया सो हो गया, अब नए इश्यूज़ को लेकर के फिर नया एविडेंस, अल्टीमेटली द सूट गेट्स प्रोलॉन्ग एंड अल्टीमेटली हु सफर्स? द पार्टीज। तो इसलिए मेरे प्रिय जानकारों, आपसे भी कहना चाहूँगा, वकील बंधुओं से भी और वकील बहनों से भी और हमारे श्रोताओं से भी, कि वो इश्यूज़ की जो स्टेज है उसको निगलेक्ट नहीं करें। इश्यूज़ एज आई सेड अर्लियर आर पिवोटल फॉर अ राइटफुल डिसीजन ऑफ द मैटर। अगर इश्यूज़ समझ लीजिए ढंग से फ्रेम नहीं हुए तो ट्रायल विल बी मिसडायरेक्टेड। यूँ कह लीजिए कि हमारी गाड़ी पहुंचनी थी कल्याण और हम कहीं कसारा लाइन में आगे चल करके कसारा पहुंच गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। दीज आर द बेटर लाइन्स ड्रॉन बिटवीन द पार्टीज़, द इश्यूज़, एंड बेस्ड ऑन दीज इश्यूज़ द एविडेंस इज़ टू बी लेट इन। आपकी प्लीडिंग्स जो हैं और आपकी यूँ कह लीजिए कि आपका प्लेंट और आपका रिटन स्टेटमेंट दोनों को लेकर के ही इश्यूज़ फ्रेम होते हैं। लेकिन कोर्ट है, कई एक मैटर्स कोर्ट के सामने प्रलंबित हैं। कोर्ट भी बिलाखिर इंसान है, गलती कर सकता है, इसीलिए तो ये रिकास्टिंग की प्रोविज़न ऑर्डर 14 रूल 5 में की गई है। इश्यूज़ तब्दील किए जा सकते हैं, पुराने इश्यूज़ की जगह नए इश्यूज़ फ्रेम किए जा सकते हैं, इश्यूज़ का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन ये सब करने में कोर्ट की मदद करना आपके लिए भी उतना ही आवश्यक है। अगर समझ लीजिए ढंग के इश्यूज़ फ्रेम नहीं हुए और ट्रायल मिसडायरेक्टेड हो गया, पहुंचना था एक स्टेशन पर और आप पहुंच गए किसी और स्टेशन पर, आखिर में इसका फ़ायदा जो है आपके प्रतिस्पर्धी को होता है। ट्रायल मिसडायरेक्ट होने की सूरत में कहीं अपील कोर्ट के अंदर में जब ये बात कही जाती है कि ढंग के मुद्दे ही फ्रेम नहीं किए गए थे, मामला कैसे चल गया? जो मुद्दे कोर्ट ने फ्रेम करने चाहिए थे वो मुद्दे कोर्ट ने फ्रेम किए ही नहीं, और जो मुद्दे फ्रेम किए गए उनको लेकर के जो न्याय निर्णय दिया गया है, इस प्रकार का न्याय निर्णय देना कोर्ट से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, अपेक्षित ही नहीं था। अब अपील कोर्ट जब आपकी प्लीडिंग्स को देखता है, इश्यूज़ के ऊपर एक निगाह डालता है, ट्रायल के मिसडायरेक्टेड कोर्ट्स को देखता है, आपके मैटर को फिर निचली अदालत में रिमांड कर देता है, ट्रायल कोर्ट में रिमांड कर देता है, माफ़ कीजिए। अब पहले ये शब्द हम लोअर कोर्ट का उपयोग में लाते थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमें सही किया ये कहते हुए कि लोअर कोर्ट और अपर कोर्ट क्या होता है, ऑल कोर्ट्स आर कोर्ट्स। सो एनी हाउ द ट्रायल कोर्ट मिसडायरेक्टेड इटसेल्फ और द ट्रायल गेट मिसडायरेक्टेड बिकॉज अप्रोप्रिएट इश्यूज़ वर नॉट फ्रेम्ड, और यही मुद्दे पर आपका दावा फिर उसी अदालत में अपील कोर्ट भेज देता है जहां पहली बार आपने उसे दाखिल किया था। यानी सारी किए कराए पर पानी फेर देने जैसा मामला हो गया। सो फॉर दैट सेक ओनली, आप लिटिगेंट हैं, मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ मेरे श्रोता, और आप ये बोलेंगे कि ये सब तो मेरे वकील ने देखना है। आपके वकील ने ज़रूर देखना है, लेकिन आप जितने सतर्क रहेंगे आपके मामले में, उतना ही आपका मामला आपके हक़ में न्याय निर्णीत हो पाएगा। एडवोकेट्स की गलतियाँ भुगतान तो आपको भुगतना पड़ता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सतर्क रहने के नतीजे में आपके वकील भी दे विल बी ऑन देयर हील्स, और ये सारी मालूमात आपको देने का एक कारण ये भी है कि वकील के हवाले अपना मामला करके आप आसानी से घर पर सो न जाएं। ये ज़रूर है कि आपने आपका दर्द सर उसके माथे मंड दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ पिक्चर हो गए। आपको पिक्चर में बने रहना है, क्योंकि आप ही तो इसके हीरो हैं।
मैं समझ रहा हूँ बात आपकी समझ में आ रही होगी। वाद मुद्दों के ऊपर ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयुक्त ठहरेगी और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हमारे वकील भी सिविल कोर्ट की, सिविल प्रोसीडिंग्स की इस अहम स्टेज पर निगाह बनाए रखेंगे और अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से निभाएंगे। रिमेंबर, इफ़ द इश्यूज़ आर नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड, द ट्रायल मे गेट मिसडायरेक्टेड, और मिसडायरेक्टेड ट्रायल का नतीजा क्या होगा आप बेहतर जानते हैं। आज के एपिसोड में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।